नमस्कार दोस्तों, सौरफा सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर आप लोग के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अधिगम का धमाकेदार रिवीजन क्लास लेकर आ गए हैं। और इसमें जितने भी क्वेश्चन सेट किए गए हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करने से पहले बता दें, जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के बटन को दबा दीजिए। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि विद्यालय में आवश्यक रूप से क्या रहना चाहिए। तो ऑप्शन में प्रयोगशाला, छात्रावास, शौचालय, इनमें से सभी। तो देखिए विद्यालय में जो है इनमें से सभी रहना चाहिए। आपको बता दें कि विद्यालय में जो है प्रयोगशाला की जरूरत क्यों पड़ती है। तो देखिए विद्यालय में जो विज्ञान की शिक्षा दी जाती है उसे व्यवहारिक रूप में लाने के लिए प्रयोगशाला का उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए विद्यालय में जो है दूर दराज के छात्रों के लिए जो है छात्रावास की व्यवस्था किया जाता है। और विद्यालय में जो है मल मूत्र त्यागने के लिए शौचालय की व्यवस्था किया जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों का शैक्षणिक विकास कहाँ होता है। तो ऑप्शन में परिवार में, समाज में, विद्यालय में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चों का जो है शैक्षणिक विकास कहाँ होता है, तो विद्यालय में होता है। यानी शैक्षणिक विकास करने का मतलब है कि किताबी ज्ञान, तो किताबी ज्ञान जो है विद्यालय में होता है। यानी शैक्षणिक ज्ञान जो है या शैक्षणिक विकास जो है आपको विद्यालय में होता है बच्चों को। उसके बाद देखिए नैतिक विकास या शारीरिक विकास कहाँ होता है, तो परिवार में होता है। और सामाजिक विकास कहाँ होता है, तो समाज में रह के होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन समय में गुरुकुल में किस भाषा में शिक्षा दी जाती थी। तो ऑप्शन में हिंदी, संस्कृत, अवधी, पाली। तो देखिए प्राचीन समय में जो है गुरुकुल में किस भाषा में शिक्षा दी जाती थी, तो संस्कृत में दी जाती थी। आप जानते हैं ना कि जब जो है राम भगवान या कृष्ण भगवान पढ़ते थे गुरुकुल में, उस समय में जो है ऋषि मुनि या जो गुरुकुल के महंत थे वह जो है संस्कृत भाषा में शिक्षा देते थे। आपको बता दें कि अभी जो है आधुनिक विद्यालय में 3 प्रकार के भाषाओं का प्रयोग करके विद्यालय में शिक्षा दिया जाता है। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा और तीसरा सांकेतिक भाषा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी संस्था हमारे दैनिक दक्षता में वृद्धि करने का केंद्र है। तो ऑप्शन में खेल का मैदान, विद्यालय, प्रयोगशाला, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कौन सी संस्था हमारे दैनिक दक्षता में वृद्धि करने का केंद्र है, तो विद्यालय है। क्योंकि देखिए दैनिक दक्षता में वृद्धि के लिए ही जो है अपने माता पिता अपने बच्चे को जो है विद्यालय भेजता है। उसके बाद सभी ऑप्शन को देख लेते हैं यहाँ। तो देखिए विद्यालय में जो है खेल का मैदान क्यों आवश्यक है, तो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए या शारीरिक विकास के लिए जो है खेल का मैदान आवश्यक है, या खेल कूद के लिए भी खेल का मैदान विद्यालय में आवश्यक है। उसके बाद देखिए प्रयोगशाला का हम बताए हैं कि आपको विज्ञान के ज्ञान को जो है व्यवहारिक रूप देने के लिए प्रयोगशाला का प्रयोग किया जाता है। और प्रयोगशाला को जो है क्या कहा जाता है विद्यालय का, तो इसे जो है व्यवहारिक ज्ञान का केंद्र कहा जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि छात्रों के चरित्र का निर्माण करना किसका उत्तरदायित्व है। तो ऑप्शन में राज्य सरकार का, अध्यापकों का, समाज का, परिवार का। तो देखिए छात्रों के जो है चरित्र का निर्माण करना किसका उत्तरदायित्व है, तो अध्यापक का है। क्योंकि देखिए माता पिता अपने बच्चों का, या कल आप माता पिता बनेंगे तो अपने बच्चों को विद्यालय क्यों भेजेंगे। आप देखिए जब विद्यालय भेजते हैं बच्चे को तो यह अपेक्षा रखते हैं कि विद्यालय में जाके मेरा बच्चा जो अच्छा संस्कारी बने, अच्छा व्यवहार वाला बने, ठीक है, बड़ों का सम्मान करे। तो इसीलिए जो है छात्रों के चरित्र का निर्माण करना किसका उत्तरदायित्व है, तो अध्यापकों का है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। तो ऑप्शन में महात्मा गांधी, अबुल कलाम आजाद, धर्मेंद्र प्रधान, विजय कुमार चौधरी। तो देखिए भारत के जो है पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो अबुल कलाम आजाद थे। आपको बता दें कि बुनियादी शिक्षा पर जोर किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने दिया था। उसके बाद देखिए वर्तमान में जो है भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान जी है। और बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है, तो विजय कुमार चौधरी है। अब आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हम आप लोग को जो है बिहार बीएड का स्पेशल नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और देखिए इस बार कंपटीशन बढ़ गया है और आप लोग कहीं से भी तैयारी में कमी नहीं कीजिए। ये मेरा नंबर है 7050387142। यह मेरा फ़ोन पे, गूगल पे और व्हाट्सएप नंबर भी है। तो आप इस नंबर पे मात्र 99 रुपया पेमेंट करके आप मेरा सभी नोट्स लीजिए। और यह नोट्स पढ़ने में सिर्फ 24 घंटा लगेगा। हम जो है पूरा सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए हैं और 24 घंटा अगर आप इस पर काम कर लेंगे तो आपका एग्जाम जरूर बेहतर जाएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कमरे की भौतिक बनावट और आकार कैसा होना चाहिए। तो ऑप्शन में अत्यधिक बड़ा, अत्यधिक छोटा, बच्चों की संख्या के अनुरूप, सामान्य आकार का। तो देखिए कमरे की जो है भौतिक बनावट और आकार कैसा होना चाहिए, तो बच्चों की संख्या के अनुरूप होना चाहिए। या विद्यालय में आपका विद्यालय भवन हो या असेंबली कक्ष हो या आपको मध्याह्न भोजन की जो है मात्रा हो, यह सभी जो है बच्चों की संख्या के अनुरूप ही बनना चाहिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य स्कूल व्यवस्था में
शिक्षा दी जाती है। यहाँ सामान्य स्कूल कहने का मतलब है कि सरकारी स्कूल, ठीक है। तो ऑप्शन में समर्थ बच्चों को, असमर्थ बच्चों को, समर्थ तथा असमर्थ दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सामान्य स्कूल व्यवस्था में जो है समर्थ तथा असमर्थ दोनों बच्चों को जो है शिक्षा दी जाती है। आप देखे होंगे गांव में कि सरकारी स्कूल में जो है थोड़ा पैसा वाला का भी बच्चा आता है और गरीब का भी बच्चा आता है समान रूप से शिक्षा लेने के लिए, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय में उपलब्ध भौतिक संसाधनों में कौन शामिल नहीं है। तो ऑप्शन में कक्षा, पुस्तकालय, खेल का मैदान, शिक्षक। तो देखिए यह सब क्वेश्चन आप लोग को गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हजारों बार हम आपको बता चुके हैं। तो देखिए विद्यालय में इनमें से भौतिक संसाधन कौन नहीं होगा, तो शिक्षक नहीं होगा, क्योंकि देखिए शिक्षक जो है विद्यालय में मानवीय संसाधन है। आपको हम बताए थे कि विद्यालय में जितने भी सजीव प्राणी है, यानी जितने भी जीवित प्राणी है जो सांस लेते हैं, वो आपको मानवीय संसाधन है। और जितने भी निर्जीव प्राणी है, जैसे मान लीजिए विद्यालय भवन हो गया, श्यामपट हो गया, पुस्तकालय हो गया, खेल का मैदान हो गया, यह आपको भौतिक संसाधन है। तो इसमें से जैसे हो गया कक्षा हो गया, पुस्तकालय हो गया, खेल का मैदान हो गया, यह आपको भौतिक संसाधन के उदाहरण है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाल्य अवस्था की अवधि है। तो ऑप्शन में 0 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बाल्य अवस्था की अवधि कौन होती है, तो 6 से लेकर 12 वर्ष तक होती है। और शिशुआ अवस्था की अवधि जो है 0 से लेकर 6 वर्ष तक होती है। और किशोरा अवस्था की अवधि जो है 12 से लेकर 18 वर्ष तक होती है। और 18 वर्ष के बाद जो है व्यक्ति का जो है प्रौढ़ावस्था शुरू हो जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोठारी आयोग शिक्षा पर कितने प्रतिशत वित्त प्रबंधन की बात कही। तो ऑप्शन में 5%, 6%, 7%, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कोठारी आयोग जो है कुल बजट का जो है शिक्षा पर 6% खर्च करने की बात कही गई थी। आपको बता दें कि कोठारी आयोग की नियुक्ति जो 1964 में हुआ था, और इस आयोग ने अपना प्रतिवेदन जो 1966 में दिया था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय का हृदय किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन में है कार्यसूची, कक्षा कक्ष, पुस्तकालय, खेल का मैदान। तो देखिए विद्यालय का हृदय किसे कहा जाता है, तो पुस्तकालय को कहा जाता है। और आपको कई बार बता चुके हैं कि विद्यालय की आत्मा जो है शिक्षक को कहा जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्कूल परिसर में जल की निकासी क्यों आवश्यक है। तो ऑप्शन में पानी का जवाब ना हो, बीमारियां ना फैले, साफ सफाई रहे, उपरोक्त सभी। तो देखिए स्कूल परिसर में जल की निकासी अब ये जो है नहीं हो, ये जो है इस सभी से संबंधित है, यानी उपरोक्त सभी। यानी जो है अगर जल का निकासी रहेगा तो इसमें जैसे देखिए पानी का जवाब नहीं होगा, बीमारियां नहीं फैलेगा, साफ सफाई रहेगा, ठीक ना, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई। तो ऑप्शन में 1987, 1995, 2001, 2004। तो देखिए मिड डे मील हो गया अंग्रेजी नाम, इसी को जो है मध्याह्न भोजन योजना हिंदी में कहते हैं, ठीक ना। तो देखिए मिड डे मील योजना या मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1995 में जो है केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था। और इस योजना के तहत जो है कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को जो है विद्यालय में एक टाइम जो है पोषण युक्त भोजन दिया जाता है। उसके बाद देखिए ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत जो है 1987 में हुआ था। और यह जो है नई शिक्षा नीति उस 1986 के तहत 1987 में हुआ था। मगर कभी कभी ऑप्शन में 1986 आता है, अगर मान लीजिए 1987 नहीं रहे, अगर 1986 ही रहे तब आप 1986 मारिएगा। उसके बाद देखिए सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में हुआ था। और कस्तूरबा गांधी विद्यालय की शुरुआत जो है 2004 में हुई थी, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा संविधान की किस सूची में है। तो ऑप्शन में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए शिक्षा जो है संविधान के समवर्ती सूची में है। समवर्ती सूची कहने का मतलब हो गया कि इसमें जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अपना रुपया खर्च करता है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय कार्यों को सुचारू रूप से संचालन के लिए क्या होना अनिवार्य है। तो ऑप्शन में शिक्षक कक्ष, कार्यालय, पुस्तकालय, प्रयोगशाला। तो देखिए विद्यालय कार्यों को जो है सुचारू रूप से संचालन के लिए क्या होना अनिवार्य है, तो कार्यालय यानी ऑफिस का होना अनिवार्य है। और आपको बता दें कि कार्यालय के प्रधान कौन होते हैं, तो प्रधानाध्यापक होते हैं। और आपको बताए हैं कि पुस्तकालय को जो है विद्यालय का हृदय कहा जाता है। और विज्ञान की शिक्षा में जो है प्रयोगशाला का प्रयोग किया जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि जीवन का अनोखा काल किसे कहते हैं? तो ऑप्शन में शिशुआवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जीवन का जो है अनोखा काल किसे कहा जाता है? तो बाल्यावस्था को कहा जाता है, और बाल्यावस्था को जीवन का निर्माण काल भी कहते हैं। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए शिशुआवस्था को जो है जीवन का नूतन काल कहा जाता है, और किशोरावस्था को जो है जीवन का तूफानी अवस्था कहा जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय भवन में किसको शामिल किया जाता है? तो ऑप्शन में छात्रावास भवन, प्रयोगशाला, श्याम पट, उपरोक्त सभी। तो देखिए विद्यालय भवन में जो उपरोक्त सभी को शामिल किया जाता है, यानी छात्रावास भवन भी हो गया, प्रयोगशाला भी हो गया और श्याम पट भी हो गया, यानी इन तीनों को शामिल किया जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय में यौन शोषण किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन में परिचित छात्र के द्वारा, प्रेमी या प्रेमिका के द्वारा, शिक्षक, कोच या अन्य के द्वारा, और डी में है उपयुक्त सभी के द्वारा। यानी विद्यालय में यौन शोषण करने का मतलब हो गया कि देखिए यौन शोषण जब भी आएगा तो लड़कियों के साथ होता है यौन शोषण, ठीक ना, विद्यालय में। तो देखिए विद्यालय में जो है इन सभी के द्वारा होता है, यानी परिचित छात्र के द्वारा भी, प्रेमी प्रेमिका के द्वारा भी, शिक्षक या कोच के द्वारा भी। अब मान लीजिए कोई आपके परिचित छात्र है, मान लीजिए किसी लड़की के परिचित छात्र हैं, अगर वो उनको कोई काम कर दिया तो उस उपकार के बदले जो है क्या करता है कि यौन शोषण, यानी एक कभी ना कभी सेक्सुअल फेवर मांगने लगता है विद्यालय में। या आपका कोई प्रेमी या प्रेमिका, जैसे क्या कहते हैं कि आपको सोना बाबू कहते हैं ना, तो सोना बाबू में भी ऐसा होता है। अगर कोई जो है दिल से मोहब्बत नहीं रहता या प्रेम नहीं रहता, एक सिर्फ एक शारीरिक आकर्षण रहता है, तब भी वो लोग जो है यौन शोषण के लिए दबाव बनाते हैं। या फिर देखिए विद्यालय में जो है शिक्षक, कोच या अन्य के द्वारा, जैसे मान लीजिए लड़की का कोई कोच रहता है, जैसे कोई लड़की खिलाड़ी है, उनका कोच जो है उनके साथ यौन शोषण करता है, और इसका बहुत सारा प्रमाण है, बहुत सारा ऐसा भारत में केस हुआ है, ठीक ना। तो इसलिए उपयुक्त सभी के द्वारा जो है विद्यालय में यौन शोषण होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन राज्य साक्षरता दर में सबसे निचले पायदान पर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इस क्वेश्चन का जो हिंट दे देते हैं। तो पहला ले लीजिए अपना प्यारा बिहार, और दूसरा ले लीजिए केरल, ठीक है। तो आप लोग खुद जानते होंगे, और इस क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा, और आप लोग को इस 20 में कितना मार्क आया हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अपनी तैयारी को जरूर बेहतर बनाइए। तो चलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हमारे साथ बने रहिए, थैंक यू।